अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी पाठ में। जो हमारा पाठ है सपनों के से दिन, संचयन के अंतर्गत सपनों के से दिन हम पाठ देख रहे थे, जिसके लेखक है गुरदयाल सिंह। अब हमने यहाँ तक देखा कि लेखक ने अपने बचपन के बारे में, मतलब अपने बचपन को याद करते हुए, अपने चाइल्डहुड को याद करते हुए, वहाँ पर उनके जो स्वीट मेमोरीज है उनको हमारे सामने उन्होंने एक एक करके रखा है। तो सबसे पहले तो वे कैसे, उनके जो साथी, उनके फ्रेंड्स कैसे थे, ठीक है ना। फिर पढ़ते या नहीं लिखते थे वो लोग, जो है स्टडीज़ दे डोंट इंटरेस्टेड ऑन स्टडीज़, वो भी बताई। स्कूल कैसे जाते थे वो भी बताया उन्होंने। उसके बाद छुट्टियाँ, हॉलीडेज़ में क्या प्रोग्राम होता था इनका, हॉलीडेज़ आने के बाद जो होमवर्क को करना कैसे, इन सब के बारे में अभी तक हमको जानकारी मिल गई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, पेज नंबर 24। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। तो लेखक बता रहे हैं कि इनका स्कूल, हिज स्कूल इज़ वेरी स्मॉल, ओके ना। हाउ मेनी जो रूम्स आर देयर, 9 रूम्स ओनली, और वो भी जो है वेरी स्मॉल, जैसे कि एज लाइक टू अंग्रेजी, इंग्लिश का जो H शब्द, जो H लेटर जो होता है, H लेटर के समान छोटे छोटे जो है कमरे, रूम्स होते। दाईं ओर पहला कमरा, राइट साइड फर्स्ट रूम इज, कमरा हेडमास्टर जी का था। हेडमास्टर जी कौन? मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती थी। चिक लटकी रहती थी मतलब हमेशा जो है एक तरह से चिट्ठी लटकी रहती थी। तो दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती थी। इन फ्रंट ऑफ द डोर हमेशा एक जो है लेटर हो सकता है या कुछ ना कुछ जो है थिंग लटकी रहती थी। स्कूल की प्रेयर के समय वो बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। तो जैसे ही प्रेयर का टाइम हो जाता, ही कमिंग फ्रॉम हिज रूम, है ना, जो हेडमास्टर का जो रूम था राइट साइड में, उनसे बाहर आ जाते थे और कतार में, लाइन में जो खड़े हुए, स्टैंडिंग हुए हैं जो स्टूडेंट्स, उनकी ओर देखकर क्या है, अपने गोरे चेहरे से, गोरा चेहरा मतलब जो है वाइट फेस से जो है सिंपल स्माइल देते थे, ओके। और सारे अध्यापक, तो टोटल जो एक तरह से टीचर्स हुआ करते थे, ये सारे जो है स्कूल के ऑल टीचर्स, ये कहाँ खड़े होते थे? ये बच्चों के, स्टूडेंट्स के पीछे लाइन में ही खड़े रहते थे, ओके। अब उनका उसके बाद केवल मास्टर प्रीतम चंद जो पीटी थे, पीटी मतलब पीई टीचर, ओके, पीई टीचर, फिजिकल जो हमारे टीचर होते हैं जो प्लेइंग वगैरह हमें कराते हैं, उनको पीटी टीचर, केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं है। तो ऑल द टीचर्स वेर स्टैंडिंग बिसाइड द स्टूडेंट्स, ओके ना, एग्जैक्टली बिसाइड द स्टूडेंट्स। लेकिन वन टीचर, हु दैट? पीटी टीचर कहाँ पर खड़े होते थे? वो जो है बिसाइड द लड़कों के पीछे या स्टूडेंट के पीछे खड़े नहीं होते थे। वो ये देखते थे कि सारे लड़के, सारे स्टूडेंट्स करेक्ट फॉर्म में, करेक्ट लाइन में है या नहीं है, ठीक है ना, कतार में लाइन में खड़े हैं या नहीं है। तो उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते थे, ठीक है ना। रेबुक, उनका जो है रेबुक मतलब जो है कोल्डिंग ऑन, एवरी टाइम ही कोल्डिंग ऑन, मतलब पीटी टीचर है, थोड़े से स्ट्रिक्ट होंगे ही, हाँ, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, दैट्स व्हाई द ऑल स्टूडेंट्स केयर, मतलब वो एक तरह से जो है क्या होते थे, भयभीत होते थे। इसलिए ऑल स्टूडेंट्स क्या करते थे, लाइन का फ्रंट बॉय एंड लास्ट बॉय जो भी लाइन में खड़ा है उसको हमेशा जो है कॉन्सेंट्रेट करके उसको देखा करते थे कि हमारी लाइन इधर उधर न हो जाए। अगर क्या हो जाता तो देखिए, हाँ, होता था कि आगे पीछे लड़के के बीच दूरी की भी, हाँ,
लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो, मतलब एक जो फ्रंट स्टूडेंट है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर जो है डिफरेंस भी रहे। आगे पीछे थोड़ा सा मुंह करके अगर खड़े हैं तो क्या हो जाता था, सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, वेरी स्केयर अबाउट दैट टीचर, पीटी टीचर, क्योंकि उन जितना सख्त स्ट्रिक्ट अध्यापक न किसी ने देखा न सुना था। ओके ना, नेवर हर्ड अबाउट दिस टाइप ऑफ टीचर। ओके, या जो है नेवर सा भी कह रहे। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता, सिर हेड भी, इफ दे कैन मूव, तो क्या कर लेते थे कि या फिर पाँव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष कर दिखा देते। सेकेंड लेग से, तो यहाँ पर पिंडली खुल जाना मतलब जो है सेकेंड लेग से हम दूसरा लेग जब जो है हम खुजलाते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, एक तरह से पिंडली कहते हैं। अगर ऐसे करते देखा किसने, एक तरह से पीटी टीचर ने, तो तुरंत शेर के समान, एक टाइगर के समान अटैक करते और उसे पूरी तरह से जो है मार मार कर उसको क्या करते थे, एक तरह से स्किन ड्रॉ करने का जो मुहावरा है एक तरह से, उस मुहावरे को, उस इडियम या उस प्रोवर्ब को जो है वो प्रूव करके बताते। ऐसे स्ट्रिक्ट कौन थे, पीटी सर थे। परंतु हेडमास्टर जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। बट आवर हेडमास्टर क्वाइट अपोजिट टू दैट टीचर, दैट पीटी टीचर। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। ही टीच विच सब्जेक्ट, इंग्लिश, और विच क्लास को पढ़ाते थे, 5वीं, 5th एंड जो है 8th क्लास को पढ़ाते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उड़ेड़ते देखा हो। ओके ना, तो लेखक बता रहे कि वही नेवर, मतलब हमें जो है पता नहीं है, डोंट नो, कभी इस हमारे शर्मा जी हेडमास्टर ने हम पर जो है कुछ ही तरह का जो है डांटा फटकारा हो। डांटना फटकारना मीन्स स्कोल्डिंग, हमको स्कोल्ड किया हो या किसी वजह से जो है बीटिंग किया हो हमारे साथ, ये हमें पता ही नहीं है कहकर लेखक बता रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। अधिक से अधिक वो गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चंपत हमारी गाल पर मार देते थे, तो मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किया हंस देते थे। इफ़ ही एंग्री मीन्स व्हाट ही डू, तो क्या करते थे, अपने जो है हाथ का जो उल्टा है ना, ये उल्टा जो है ऐसे मारते थे, गाल पर मारते थे। तो गाल पर मारने के कारण जो है अब लेखक जैसे वेरी वीक बॉय भी जो है वो एक तरह से बीटिंग उनको जो है कोई भी फील नहीं होता था, इसलिए वो क्या करते थे, हंस देते थे, इलाफ थे। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीके की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। तो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, उस स्लैप का, मतलब जो एक तरह से हेडमास्टर है, हेडमास्टर कभी भी अगर एंग्री हो गए तो वो जो स्लैप करते थे, उल्टा स्लैप इस तरह से, तो उस स्लैप का जो है कंपैरिजन किसके साथ की गई है, नमकीन पापड़ी खाने की चीज़ है ये, ठीक है ना, एक तरह से उसके साथ की गई है। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहाँ खुशी से भाग जाए। ऐसा होने पर भी, मतलब हेडमास्टर इज़ गुड, वेरी गुड, है ना, अगर स्कूल का हेडमास्टर बहुत ही बिहेवियर से जो है वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, तो सब लोग को क्या लगता है कि डेली यू कैन गो टू वेंट टू द स्कूल, बट ऐसा कभी नहीं हुआ, हम जो है हैप्पीली स्कूल जा सके। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे, ठीक है ना, 1st क्लास टू 4th क्लास तक, ठीक है, पूरे हाउ मेनी चाइल्ड देयर कि 5-7 लड़कों को छोड़कर, 5 और 7 बॉयज़ को छोड़कर, रिमेनिंग पीपल कभी भी ये नहीं सोचते थे कि हमें स्कूल जाना है। वो स्कूल जो है जाते समय ऑलवेज दे आर क्राइंग। परंतु कभी कभी
ऐसी भी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगता था। इन सिचुएशनली कभी कभी, ओके ना, कभी कभी क्या लगता था, स्कूल हम लोग को बहुत अच्छा गुड लगता था। इन व्हाट सिचुएशन, तो देखो, जब व्हेन स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय, मेकिंग टू प्रैक्टिस, ओके ना, स्काउटिंग का प्रैक्टिस करवाते समय पीटी साहब नीली नीली झंडियां हाथों में पकड़वाकर 1 2 3 कहते, झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती। और तो यहाँ पर क्या है कि किस सिचुएशन में स्कूल अच्छा लगता था, तो एट ए टाइम ऑफ स्काउटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती थी, उस समय पीटी सर उनके हाथ में, उनके हैंड्स में क्या देते थे, ब्लू कलर के फ्लैग देते थे, और उन फ्लैग को जो है हाथ में, हैंड में लेकर 1 2 3 कहते हुए चलना, हवा में फहराते, एयर में जो है उसको एक तरह से होस्टिंग करते हुए जो है 1 2 3 मार्चिंग करते हुए जाना। और एक तरह से क्या बता रहे हैं, देखिए, फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते हैं। तो क्या है, उन फड़फड़ाती फ्लैग जो फ्लैग जो उनको हाथ में दिए हैं वो एयर के कारण जो है फ्लो होते रहते थे। साथ में क्या है, खाकी वर्दी, खाकी जाते ही तो आप लोग जो है ब्राउन कलर का जो ड्रेस एक तरह से जो पुलिस वाले वगैरह पहनते हैं, वर्दी मतलब जो यूनिफॉर्म, और गले में, ठीक है ना, गले में यहाँ पर जो स्काउटिंग का ड्रेस आपने देखा है 2 रंगा बाई कलर का जो है रुमाल पहने हम लोग क्या करते थे, मार्च किया करते थे। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते, कहते शाबाश। इफ वी डिड नॉट, मतलब कोई मिस्टेक्स हमने नहीं किया है, तो वो अपने जो है चमकीले ब्राइट आईज से जो है हमारी ओर देखते और हमको क्या कहते हैं, शाबाश, वेल डन कहते हैं। बिगिन अगेन, 1 2 3 1 2 3 ऐसा कहते थे। फिर उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हो। तो उनका जो वेल डन कहना, ठीक है ना, हमारे लिए ऐसा फील कराता कि हमने किसी युद्ध में या फौज जानते हैं, आर्मी में हमने कोई मेडल जीत लिया हो, वी विन अ मेडल, ओके। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कापियों पर साल भर की लिखी गुड का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगती। तो सारे टीचर्स दे आर राइटिंग इन अ कॉपीज, ओके ना, वेरी गुड या गुड लिखा करते थे, बट पीटी सर का एक गुड हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता था, ओके ना, वो शाबाशी वेरी इंपॉर्टेंट होता था। तो लगता था कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की गई पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गई गुडविल बहुत बड़ी थी। तो देखिए, एवरी टाइम स्टडीज़ में टीचर्स जो है उनके नोटबुक्स पर अच्छा काम करने पर, गुड वर्क करने पर जो है गुड लिखा करते थे, ओके ना, साइन करके गुड लिखा करते थे। लेकिन यहाँ पर लेखक और उनके साथियों को किसका गुड चाहिए था, अपने पीटी साहब का, क्योंकि पीटी साहब बहुत ही सख्त थे। वो डिसिप्लिन में रहकर जब उनसे वो जो है वो गेट करते थे, उनसे वो जो अप्रिसिएशन प्राप्त करते थे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, दे गुड फील करते थे लोग। परंतु यह भी एक एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सदगुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जाग जाती, ठीक है ना। मतलब भगवान के डर से हमारे लिए जो है भगवान के लिए एक तरह से प्रेम जागृत हो जाता है, लव जो है एक तरह से हमारे अंदर जो डेवलप हो जाता है। उसी तरह से पीटी सर के केयरिंग की वजह से पीटी सर के लिए हमारे मन में क्या जागृत हो जाता था, एक तरह से लव डेवलप हो जाता था, ठीक। तो अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता, हमारी दशा ही कुछ ऐसी हुआ करती। मतलब पूरे साल में, होल ईयर में ओनली 1 डे अगर जो है पीटी सर ने इनको शाबाशी या वेल डन कह दिया तो पूरे साल भर ये जो है कैसे रहते थे, वेरी हैप्पी फील करते थे लेखक और आदिगण। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय, एवरी ईयर
नेक्स्ट क्लास में इंटर करते समय, ओके ना, मुझे पुरानी पुस्तकें मिलती है, आई गेट द ओल्ड बुक्स। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे, ही टेकिंग होम ट्यूशन। हु? तो उनके हेडमास्टर। तो हेडमास्टर जी जिनके घर ट्यूशन पढ़ाने जाते थे वो बच्चा और वे लोग जो है रिच पीपल थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा, मतलब दैट बॉय मेरे से एल्डर था, एल्डर होने की वजह से 1 क्लास आगे था वो। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें लाते। जब अप्रैल में व्हेन द एकेडमिक ईयर विल स्टार्ट तो हमारे हेडमास्टर जी उसकी पुरानी किताबें लेकर आते, ओल्ड बुक्स जो है वहाँ से लेकर आते वो। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। लेखक ऑथर सेइंग दैट इन माय फैमिली नो वन कैन इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, ओके ना, किसी को भी जो है एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यदि नई किताबें लानी पड़ती जो तब 1-2 रुपए में आ जाया करती थी, तो नई किताबें न्यू बुक्स उस समय में 1-2 रुपए में 1 or 2 रुपीस में आ जाई करती थी, ओके ना। तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी में ही शुरू हो जाती। दैट्स वाई जो भी एजुकेशन है वो 3rd और 4th क्लास में जो है क्या हो जाती, ड्रॉप आउट हो जाते। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबों में मिल जाना भी था। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था, ठीक है। तो कोई 7 साल 7 years तक स्कूल में रहा तो उसका मेन रीज़न क्या था, ओल्ड बुक्स ही गेटिंग, दैट्स वाई। कापियों, पेंसिलों, होल्डर या शाही दवात, शाही दवात का मतलब इंक बॉटल, हाँ, इंक बॉटल में मुश्किल से 1-2 रुपए साल भर में खर्च हुआ करता था, ओके ना। हार्डली हाउ मच रुपीज मतलब स्पेंड होता था होल ईयर, 1 or 2 रुपीज फॉर व्हाट, द कॉपिया, कॉपिया मतलब नोटबुक्स, पेंसिल्स, ओके ना, होल्डर्स एंड जो है इंक बॉटल आदि के लिए, एक्सेट्रा के लिए। और हार्डली कितना 1 or 2 रुपीज इन ईयर जो स्पेंड होता था। परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। बट दैट टाइम 1 रुपी, 1 single रुपी ऑल्सो वेरी बिग अमाउंट। कैसे? 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता था। 1 रुपये में 1 kg घी, 1 किलो, ध्यान रखिए 1 किलो घी, घी जानते हैं आप लोग जो मिल्क से बनाया जाता है, घी आया करता था। 2 रुपये की 1 मन गंदम आया करती थी। गंदम ये जो है स्वीट्स में डालने के लिए बनाया जाता था, डालते हैं जिसको जो है मिठाई लड्डू वगैरह जो है एक तरह से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो ये 40 किलो आ जाता था वो 2 रुपये में। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। दैट्स वाई जो खाते पीते घर के थे, मतलब जो विच आर द रिच, ओके ना, दोज पीपल ओनली गोइंग टू स्कूल। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। हमारे 2 परिवार थे, 2 फैमिलीज में, वन एंड ओनली, मतलब मैं आई एम द फर्स्ट बॉय जो क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं कहकर लेखक बता रहे हैं। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे। बट ऐसा चाव, इंटरेस्ट, ओके ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बहुत सारा एक तरह से एक्साइटमेंट, ओके ना, एक्साइटमेंट कभी मेरे मन में नहीं रहा न्यू क्लास में जा रहा हूँ, ओके ना, न्यू स्टैंडर्ड में या न्यू जो एक्स्ट्रा आगे की पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, ऐसा एक्साइटमेंट मेरे मन में कभी नहीं रहा जो दूसरे अनदर जो है बॉयज़ जो सेइंग। अजीब बात थी कि मुझे नई कापियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता, ठीक है ना। आई डोंट नो वाई दैट, ओके ना। इन ओल्ड बुक्स थे और जो है एक तरह से नोटबुक से एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल आती, उसको एक स्मेल लेते ही मेरा मन उदास हो जाता, हाँ, मैं अपसेट हो जाता। इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, ओके ना, करेक्ट रीज़न आई नेवर फाइंड आउट, ओके। परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी, साइकोलॉजिकली जो जानकारी मेरे पास है,
इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। तो इसका मेन रीज़न क्या था? द स्मेलिंग इज मतलब स्मेल नहीं, ठीक है ना, वो पुरानी ओल्ड बुक्स का वो स्मेल, दिस इज नॉट करेक्ट रीज़न बोल के लेखक बता रहे। व्हाट इज़ द मेन रीज़न? साइकोलॉजिकली जो है मेन रीज़न वो बता रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में जो जा रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास की जो है बर्डन, ओके ना, मतलब पढ़ाई का बर्डन, स्टडीज का बर्डन, एंड न्यू टीचर्स हाउ आर दे, ओके ना, उनकी मारपीट जो एक तरह से जो है क्या करते थे, वो किलपिट करते थे। किलपिट का मतलब है मारपीट करते थे, तो उसके स्केरिंग की वजह से ये हालत होती थी, कहकर लेखक हमें बता रहे हैं। सभी तो नए न होते, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में ही नहीं पढ़ाते, ओके ना। ऑल आर नॉट न्यू, बट मतलब कुछ स्टूडेंट, मतलब कुछ टीचर्स जो है क्या है, न्यू हुआ करते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हरफन मौला हो, ओके ना। नेक्स्ट क्लास में जाने के बाद टीचर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस कि अब यह एक तरह से क्या बन गया है, स्कॉलर है, ओके ना, स्कॉलर है। तो वो एक्सपेक्टेशन का फीलिंग भी हमारे अंदर जो एक तरह से स्केरिंग ला देता। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते, इफ वी आर नॉट फुलफिल दैट देयर एक्सपेक्टेशंस, तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। ऑलवेज दे आर रेडी टू बीट, ओके। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कापियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे, उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती थी। तो देखिए, नॉट ओनली स्कूल, नॉट ओनली टीचर्स, ओके ना, नॉट ओनली बुक्स, क्या बता रहे हैं यहाँ पर, स्कूल के गेट के बाहर बोथ साइड, मतलब रोड के बोथ साइड जो एलोवेरा के जो एक तरह से छोटे छोटे पौधे, ट्रीज थे, उनकी गंध भी, उनकी स्मेल भी लेखक को जो है, लेखक के मन को क्या कर देती थी, अपसेट कर देती थी। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा था, बट स्कूल जो है 1 or 2 रीजन से जो है क्या है, गुड लगने लगा था। मास्टर प्रीतमचंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह में ली विजल से मार्च किया करते थे। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान हो। तो लेखक, ऑथर एंड उनके जो फ्रेंड्स थे, उनको स्कूल कब अच्छा लगता, जब मास्टर प्रीतमचंद हु इज दैट, तो वो पीटी सर जब भी स्काउटिंग किया करते थे, मार्च पास्ट किया करते थे, तो वो मार्च पास्ट में दे फील दैट लाइक कि हम कोई आर्मी ऑफिसर्स हो। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेज़ों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाईकनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। तो देखिए लेखक क्या कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो नाभा रियासत में जो है स्टेट का राजा जो किंग था, उसने 1923 में उसको जो है अरेस्ट किया गया और तमिलनाडु में कोडाईकनाल में क्या हो गई थी, जंग मतलब आप जानते ही हैं, एक तरह से वॉर स्टार्ट हो गई थी। उससे पहले ही उसका जो है डेथ हो चुका था, ठीक है। उस राजा का बेटा कहते थे, अभी विद्यालय में पढ़ रहा था, तो कहते हैं कि राजा का एक सन था, वो क्या करता था, अभी किसी स्कूल में जो है पढ़ाई स्टडी कर रहा था वो, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांवों से जबरन भर्ती नहीं कर पाया करते थे।
तो इसलिए अब राजा का बेटा है तो अंग्रेज यहाँ पर भी जो है अपना अधिकार, अपना जो है डोमिनेशन दे वांट टू डू, बट क्या है, एक तरह से देसी होने के कारण, विलेज का जो है एरिया होने के कारण वो लोग ऐसा नहीं कर पाते थे। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते थे। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो है क्या है, एक तरह से फौज आर्मी में एक तरह से सोल्जर्स की जो है नीड हुई, नीड, तो इसलिए जो है क्या है, वहाँ पर सोल्जर्स के लिए नए नए मतलब भर्ती करवाना है, भर्ती मतलब जल्दी जल्दी से उनको जो है एक तरह से वहाँ पे फोर्स में लाना है। तो इसीलिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अंग्रेज़ों के कुछ जो है पर्सन्स या ऑफिसर्स इन गाँवों में आते थे, नौटंकी मतलब ड्रामा करने वाले लोगों के साथ आया करते थे, और रात के समय, नाइट के समय में ये लोग ड्रामा किया करते थे। और ड्रामा में क्या है, एक तरह से वहाँ पर फौजी जीवन मतलब आर्मी लाइफ या डिफेंस लाइफ कैसी है, सुख आराम की बातें, बहादुरी के दृश्य, डेयरिंग के जो एक तरह से सीनरीज से इनको अट्रैक्ट करने का जो है क्या है, एक तरह से ट्राई करते थे। उनका एक गाना अभी भी याद है, वन सॉन्ग अभी भी मुझे जो है मेमोरी में है, कह रहे हैं, ठीक है, कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियाँ पहने, अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते थे। मस्खरे मतलब कुछ जोक्स करने वाले, वर्दियाँ पहने हुए मतलब यूनिफॉर्म पहने हुए यह गाना गाया करते। सिंग अ सॉन्ग दिस, विच वन दैट, भर्ती हो जा रे रंग रूट, भर्ती हो जा रे, अठे मिले से टूटे लीतर, उठे मिलेंदे बूट, भर्ती हो जा रे रंग रूट, अठे पहन से पठे पुराने, उठे मिलेंगे सूट। तो इसका मतलब है क्या है, भर्ती हो जाओ, कम इन आर्मी, ओके ना, या कम इन डिफेंस को ज्वाइन करो, डिफेंस में आकर जो ज्वाइन हो जाओ। तो ज्वाइन होने से क्या फ़ायदा मिलेगा कि ज्वाइन होने पर तुम्हें बूट मिलेंगे, शूज़ मिलेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर मिलोगे तो फटी चप्पल, ओके, डिफेंस में आओगे तो सूट बूट, ओके ना, मिलेगा, लेकिन यहाँ पर फटे पुराने कपड़े रहेंगे। इस तरह की बात, भर्ती हो जा रे रंग रूट, इस तरह का सॉन्ग जो है वे लोग गाया करते थे। किसके लिए, डिफेंस में लोगों को ज्वाइन करने को अट्रैक्ट करने के लिए। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान, कुछ यंग मतलब टीनेजर्स भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते थे, आर्मी ज्वाइन करने के लिए वो रेडी भी हो जाते थे। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं, ओके ना, कभी कभी, ओके ना। अब ये तो लेखक और उनके साथी सारे जो छोटे थे, इसलिए कभी कभी दे फील दैट क्या कि हम भी फौजी बनकर जवानों से मतलब हम भी जो है आर्मी पीपल से कुछ जो है कम नहीं हैं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही है ना। तो धोबी मतलब वॉशरमैन के द्वारा जो है वॉश किया गया हमारा यूनिफॉर्म, और जो है पैरों में पहने हुए बूट से हम जब मार्चिंग करते थे तो हम फील करते थे कि हम भी जो है एक आर्मी ऑफिसर या सोल्जर्स है। मास्टर प्रीतमचंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा, ओके। इन स्कूल टाइम में प्रीतमचंद पीटी सर को जो है लेखक ने, ऑथर ने कभी भी हंसते हुए, लाफ करते हुए या स्माइलिंग के साथ नहीं देखा। उनका ठिगना मतलब शॉर्ट थे, वो दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, हाँ थोड़े से जो है वीक थे बट स्ट्रांग थे। माता के दागों से भरा चेहरा और बाद सी तेज आंखें, ठीक है ना, पिंपल्स थे उनके जो है एक तरह से किस पर, माथे पर, मतलब चेहरे पर जो है पिंपल्स थे एक तरह से। और क्या बता रहे, बाज सी तेज आंखें, बाज ईगल के जो है शार्प, ईगल के जैसे, हाँ क्या शार्प उनकी जो है क्या थी, आंखें थी, आइज थी। खाकी वर्दी यूनिफॉर्म, चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट, ओके ना, लेदर शूज, कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता था। ये सारा आउटफिट उनका जो है सबको स्केयर करने वाला हुआ करता था।
उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरिया लगी रहती थी। खुरिया मतलब जो है नेल लगा रहता था, ध्यान रखिए, ठीक है ना। मतलब शू के नीचे जो है क्या है, कीले, नेल हुआ करते थे। जैसे टांगे के घोड़े के पैर में लगी रहती है। जैसे टांगा तो जानते हैं आप लोग, घोड़ा गाड़ी है ना, हॉर्स एक तरह से हम कर्ड कह सकते हैं उसको। तो हॉर्स के नीचे मतलब पैर के नीचे भी एक तरह से वो कीले जो है ठोके जाते हैं, नेल जो है लगाए जाते हैं। उसी तरह से मास्टर प्रीतमचंद के उस लेदर शू के नीचे भी नेल्स हुआ करते थे। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते हैं। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों के और कीलों के निशान वहां भी दिखाई देते। इफ वो जो स्ट्रांगली जो है पैर एक तरह से डालते जाते, स्टेप्स डालते, तो स्टेप्स के फुटप्रिंट जो है मतलब उस नेल के जो फुटप्रिंट उस लैंड पर या उस जगह पर जो है उस प्लेस पर दिखते हमें। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कोई मोच तक नहीं आती थी। वेरी बिग मतलब जो है बिग शू पहनते थे वो, लेकिन कभी भी उनको जो है थकान, स्ट्रेस नहीं फील होता था। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे न चल पाओगे। इफ उनके जो है शूज़, वो लेदर शूज़ देकर वी आर मतलब जो है वहाँ पर डिमांड करते थे, घर जाके हम डिमांड करते वी वांट दैट टाइप ऑफ शू। तो घर वाले कहते कि उसको पहनोगे तो तुम्हारे पैर एक तरह से, तुम्हारे फुट वगैरह जो है खराब हो जाएंगे, डोंट वेयर दैट लाइक एक तरह से लेदर शू बोल के माता पिता हमें जो है समझाते। मास्टर प्रीतमचंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, वो इज केयरिंग दैट नेचुरल, है ना। और किसके साथ के मतलब डरते थे, मास्टर प्रीतमचंद से, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। ओके ना, नफरत का मतलब है एक तरह से उनको हम हेट करते थे। कारण तो उसका मारपीट था, किलबिट। रीजन क्या है, उनके द्वारा किया जाने वाला किलबिट। हम सभी को वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे। We never forget that day. With that day, उस दिन वो हमारी क्लास में आकर हमें फारसी लैंग्वेज टीच करने आए थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था। उर्दू लैंग्वेज का हमें जो है एक तरह से थर्ड क्लास तक जो है वेरी गुड प्रैक्टिस था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। बट फारसी डिफिकल्ट, किससे डिफिकल्ट थी, अंग्रेजी से भी, इंग्लिश से भी डिफिकल्ट थी। अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी ना हुआ होगा, मतलब 1 वीक भी नहीं हुआ है हमें जो है इसका स्टडी करते हुए। कौन सा लैंग्वेज स्टडी करते हुए, फारसी लैंग्वेज को स्टडी करते हुए 1 वीक भी नहीं हुआ होगा कि प्रीतमचंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा। 1 वर्ड उन्होंने जो है मेमोराइज करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटे में ज़बानी सुनेंगे। और उन्होंने जो है ऑर्डर दिया नेक्स्ट डे सेम क्लास में हम इसको फिर से जो है एक तरह से प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे उसका, कहकर उन्होंने हमें ये होमवर्क दे दिया। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 लड़के ही थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया हो। तो देखिए, आफ्टर गोइंग टू होम, ठीक है ना, पूरे होल नाइट वी प्रैक्टिस दैट वर्ड, बट हमारे जो है क्लासमेट्स में केवल 2 ही लोगों ने जो है हाफ पार्ट ही जो है क्या है मेमोराइज कर पाए, लेकिन सारे के सभी रिमेनिंग पीपल्स उनको वो याद ही नहीं आया, शब्द मेमोरी में आया ही नहीं वो वर्ड। ओके, दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा। ओके ना, नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्लास में जो है 1 बाय 1 सबको जो है प्रोनाउंस करने के लिए कहा गया, तो एक भी लड़का ना सुना पाया। 1 मतलब नॉट ओनली सिंगल बॉय, पूरे क्लास के किसी ने भी जो है वो शब्द नहीं सुनाया, प्रोनाउंस नहीं किया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो। तभी मास्टर जी को जो है एंग्री, ओके ना, एंग्री हो गए वो, और सभी को जो है कान पकड़ने के लिए कहा।
हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वो गुस्से से चीख, पीठ ऊंची करो। और उन्होंने फिर क्या कहा कि हमारा जो ये पीठ है उसको ऊपर करने के लिए कहा। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती है। मेरे जैसे कमज़ोर तो टांगे मतलब ये हमारी जो पैर है इसको जो बॉ करके मतलब अपने पूरे शरीर को जो एक तरह से झुकाकर हमें जो है एक तरह से मुर्गा बनना, जो कॉक के रूप में जो बनते हैं या hen के जैसे जो बनना पड़ता है, वो पनिशमेंट दिया उन्होंने। टांगों के थकने से कान पकड़े हुए गिर पड़े। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सज़ा दी जा रही थी उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाश से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर से चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वो सहन नहीं कर पाए। जो पनिशमेंट मास्टर प्रीतम पीटी सर ने हमको दिया था, इज द हार्ड पनिशमेंट, और इसको किसने देख लिया? हेडमास्टर ने देख लिया। और आते ही जो उन्होंने देखा सह नहीं कर पाए। ओके, सह नहीं कर पाए मतलब और उनको बर्दाश्त, वो पेशेंसी से बाहर था। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन नहीं कर पाए। ओके, तो उनकी भी पेशेंसी जो है क्या हो गई, लॉस हो गई। और मास्टर प्रीतम चंद ने जो पनिशमेंट दिया था वो उनको लाइक नहीं हुआ और उत्तेजित हो गए, बहुत ही एक तरह से जो है गुस्से में आ गए। व्हाट आर यू डूइंग? इज इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट्स ऑफ द 4th क्लास? तो ये कहने लगे, तो इंग्लिश में ही झाड़ने लगे वो कि व्हाट आर यू डूइंग, इज इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट ऑफ 4th क्लास, कहकर जो उन्होंने वहाँ पर इंग्लिश में ही उनको बोल दिया, स्टॉप इट एट वंस। हमें तब अंग्रेज़ी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेज़ी पढ़ानी शुरू की जाती थी। वी डोंट नो, मतलब यहाँ पर लेखक ऑथर बता रहे वी डोंट नो द इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज स्टार्टेड फ्रॉम 5th क्लास एंड ऑथर इज इन विच क्लास? 4th ग्रेड। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हैं? क्या 4थी श्रेणी को सजा देने का ये ढंग है? इसे फौरन बंद करो, ठीक है, स्टॉप इट नाउ। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए। हॉलवे से ही जो है वो अपने रूम में चले, मतलब हेडमास्टर जो रूम होता है उस रूम में चले गए। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। तो देखिए, मतलब जो पनिशमेंट है ना, कॉर्पोरल पनिशमेंट जिसे कहते हैं, जो कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया गया था आज नहीं दिया जाता। ओके ना, नाउ डेज स्कूलों में कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट अलाउड, बट दैट डेज अलाउड था। तो वो वेरी बैड कॉर्पोरल पनिशमेंट था, वेरी स्ट्रॉन्ग जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट था, और वो भी फिजिकल जो है पनिशमेंट होने के कारण। दैट्स वाई यहाँ पर रिमेनिंग टीचर मतलब कुछ दिनों तक, ओके ना, सो मेनी डेज, फ्रॉम सो मेनी डेज कौन जो है हमारे मास्टर प्रीतम चंद स्कूल में नहीं आ रहे थे। तो जो बाकी जो टीचर्स थे, रिमेनिंग टीचर, दे थिंक मतलब क्या थिंक कर रहे थे कि हमारे हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल मतलब जो है डिसमिस कर दिया है कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना, डिसमिस कर दिया है। और जो है आदेश, ऑर्डर जो भी है, रिटर्न ऑर्डर जो है उन्होंने कहाँ पर भेज दिया? एक तरह से रियासत की राजधानी, द कैपिटल, मतलब स्टेट की जो कैपिटल है नाभा भेज दिए। वहाँ हरजीलाल नाम के महकाए तालीम के डायरेक्टर थे। वहाँ हजारीलाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे। तो डायरेक्टर कहाँ के डायरेक्टर? ये एजुकेशनल डिपार्टमेंट, महकाए तालीम मीन्स एजुकेशनल डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे। कौन? हरजीलाल
थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। जिनसे मतलब ही द पर्सन हु परमिशन टू गिव द परमिशन अबाउट द ऑर्डर दैट वाज द ऑर्डर, उनको डिसमिस करने का ऑर्डर। किसको डिसमिस करने का? मास्टर प्रीतम चंद पीटी सर को। ओके, ठीक। दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वो स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करते फटने को आती। तो देखिए, उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी, ओके ना, ऑल स्टूडेंट्स दैट नो कि जब तक ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है ना, कहाँ से? नाभा के डायरेक्टर से, एजुकेशनल डायरेक्टर से जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक जो है मास्टर प्रीतम चंद ही नॉट अलाउड टू कम टू स्कूल। बट व्हेनेवर फारसी के पीरियड की जब घंटी बेल होती तो हमारा दिल, हमारा हार्ट जो है, एक तरह से हार्ट बीटिंग इज वेरी हाई, वी स्केर्ड। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने न आ जाते हमारे चेहरे मुरझाए रहते। अप टू दैट शर्मा जी और हु दैट मास्टर नौहरिया राम फारसी पढ़ाने कमरे में हमारे जो है क्लास में इंटर नहीं होते तब तक हमारे जो है फेसेस कैसे रहते थे? डल रहते थे। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। सो मेनी वीक्स तक जो है क्या है, ही नेवर कम टू स्कूल। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था वही आराम से रह रहे थे। तो उन्हें पता चला, ओके ना, इंफॉर्मेशन दे गेट दैट कि बाजार मार्केट के चौराहे के बीचों बीच ऊपर सेकंड फ्लोर पे जो है एक तरह से उन्होंने वन रूम जो है क्या लिया था, रेंट पे लिया था। तो वहीं पर ही टेकिंग अ रेस्ट। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। ओके ना, सम ऑफ 8th and 7th and 8th क्लास स्टूडेंट सेज दैट कि उन्हें जो है उनको डिसमिस करने का रत्ती भर भी, मतलब स्मॉल भी कोई जो है एक तरह से फीलिंग नहीं है। बैड फीलिंग मतलब टेंशन, ही नेवर टेकिंग एनी टेंशंस। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे दो तोतों के दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते थे। उनके वे तोते हमने कई बार देखे। तो उनके रूम में 2 पैरेट थे और उन 2 पैरेट को हमेशा जो है क्या है एक तरह से आलमंड वो जो है खिलाया करते थे। और उन पैरेटों को हमने भी देखा था, कहकर लेखक बता रहे हैं। अब परंतु हमारे लिए एक चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते वो अपने तोतों से कैसे मीठी मीठी बातें कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑलवेज ही बीटन अस। ओके ना, बीटिंग जो है मतलब स्टूडेंट्स को बीट करते थे या स्टूडेंट को जो है किल पिट करते थे। और नाउ व्हाट ही मतलब स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो मीठा मीठा स्वीट वॉइस में जो है उनको बादाम आलमंड जो है एक तरह से खिला रहे हैं। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय नहीं लगता? क्या उन पेरेंट्स को पैरेट्स जो भी थे उनके पैरेट, क्या उनको जो है स्केरिंग नहीं होती किनसे? मास्टर प्रीतम चंद से। हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। वी नेवर अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मैटर, बस इसको जो है मिराकल ही मानते थे हम, कहकर लेखक बता रहे हैं। तो हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। तो प्रश्न देखिए, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से सिद्ध होता है? हाँ, कोई भी भाषा, विच एवर लैंग्वेज इज दैट, ओके ना, क्या आपसी व्यवहार में, कम्युनिकेशन में बाधा नहीं बनती। बिहेवियर में जो है कोई बाधा या आपसे एक तरह से कम्युनिकेट करने के लिए हमें रुकावट स्टॉप नहीं करती। ये किस बात से हमें पता चलता है, कहकर पूछा जा रहा है। पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी? स्पष्ट कीजिए। पीटी सर जब वेल डन कहते थे
why they feel that we getting so many medals को स्पष्ट करना है। नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास होता? Why he feel upset? For what? किसके लिए? पुरानी किताबें, ओल्ड बुक्स के जो स्मेल है उसका क्यों? वाई? स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान क्यों समझने लगता? ठीक है ना। स्काउट का जो परेड करते समय वाई यू फील दैट, या वाई यू थिंक दैट आई एम ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ आर्मी, ऐसा क्यों जो है वो थिंक करते थे। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? हेडमास्टर शर्मा वाई डिसमिस टू द हु? प्रीतम चंद को। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था? When you feel like good, स्कूल के लिए जो है वो गुड कब फील करते थे, ओके ना, और न कब नहीं करते थे, ये बताना है। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियां मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करते थे? छात्र जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में अपने होमवर्क को, मतलब हॉलीडेज में मिले होमवर्क को जो है पूरे करने के लिए व्हाट ही प्लानिंग एंड व्हाट ही डू प्लानिंग्स, पूरा करने पाने की स्थिति में किस भांति बहादुर बनने की कल्पना, डेयरिंग पर्सन बनने की जो है इमेजिनेशन करते थे। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब जो इंसिडेंट्स प्रीतम चंद के बारे में बताई गई है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए कहा जा रहा है। किसका कैरेक्टरिस्टिक्स? प्रीतम चंद के। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो एक तरह से आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि डिसिप्लिन में रखने के लिए व्हाट टाइप ऑफ जो है एक तरह से स्टेप्स लिए जाते थे इन दैट टाइम और नाउ डेज, ओके ना, प्रेजेंट सिचुएशन में विच टाइप ऑफ स्टेप्स दैट टेकन, इसमें जो है आपको डिफ्रेंशिएट करना है। बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती है। चाइल्डहुड की मेमोरीज मन को, माइंड को या हार्ट को जो है एक तरह से हैप्पी कराने वाली होती है, विशेषकर स्कूली दिनों की स्पेशल स्कूल लाइफ। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। आप अब 10th क्लास में हो तो आप लोग की 9th क्लास तक या 10th क्लास तक के जो भी स्कूल लाइफ के बारे में जो मेमोरीज रह गई है, जो खट्टी हो सकती है, मतलब कुछ बैड, कुछ जो है गुड हो सकते हैं, उसको याद करके फिर से मेमोराइज, फिर से रिमाइंड करते हुए आपको लिखना होता है। तो इस पर प्रश्न यही आता है, आप लोगों को ध्यान में रखिए, क्योंकि लेखक गुरदयाल सिंह के बचपन, स्कूली जीवन, स्कूल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने क्या क्या किया था, व्हाट इज मेमोरीज इन हिज माइंड, उसके बारे में ही ये पाठ है। तो आप लोगों को भी उस तरह का प्रश्न दिया जा सकता है। प्राय अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं, बताइए। ठीक है ना। प्राय मतलब ऑलवेज इन जनरली द पेरेंट्स आर सेइंग दैट व्हाट इज दे आर सेइंग कि स्पोर्ट्स आर वेस्टेज ऑफ टाइम, ओके ना, मतलब टाइम को वेस्ट करना है तो स्पोर्ट्स करो, ओके, इस तरह का जो है एडवाइस देते रहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, खेल आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ओके ना, तो स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट और नॉट, ये आपके लिए प्रश्न दिया जा रहा है। आप कौन से ऐसे नियम कायदे को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति न हो? विच टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन यू हैव टू फॉलो दैट, अकॉर्डिंग टू दैट योर पेरेंट्स आर, मतलब जो है वो किसी तरह का जो है हेजिटेट या किसी तरह का जो है आप लोग को खेलने से मना नहीं करें, नो न करें। तो ये स्टेप्स आपके लिए लेना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को इस पाठ पर पूछे जाएंगे बच्चों। तो ये हमारा पाठ गुरदयाल सिंह के द्वारा लिखा गया सपनों के से दिन समाप्त होता है। धन्यवाद।